नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और एपिसोड सही नजरिए के लिए, द राइट पर्सपेक्टिव। अच्छा, मुद्दा पुराना है लेकिन चर्चा एक बार फिर नहीं है। जो आज मुद्दा हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर पॉलिटिकल पार्टी सबके अलग अलग नैरेटिव्स तो रहे, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया और नतीजा तय करने वाले हैं हमारे वोटर्स। इसलिए कहा जाता है जनता जनार्दन है, पर सवाल है कि आज चर्चा करेंगे फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम्स पर। और ये इसलिए क्योंकि जो वोटर्स हमारे साथ फील द थ्रिल में जुड़े, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे ये कहा कि ये बड़ा कंफ्यूजन है, सरकारें जब बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो वो क्या धरातल पे उतरेंगी, और दूसरा क्या वो सच मायने में इसे पूरा कर भी सकती हैं। तो इसीलिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल, खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी लोग हैं, पर आज वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से नहीं है। एज अ सिटीजन वो यहाँ आए हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी रख सकते हैं, सो दैट आपकी जितना भी कंफ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस से हैं, स्पोक्सपर्सन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर अनिल कुमार साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आप तीनों से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे, ये हमारे वोटर्स के समझने के लिए कि आखिर फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में फ़र्क क्या है। देखिए, फ्रीबीज या जिसको हम मुफ्त की रेवड़ियाँ भी कहते हैं, और वेलफेयर स्कीम, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। डिफरेंस कम है इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जहाँ तक फ्रीबीज का सवाल है, मेरी नज़र में ये एक वोटर को प्रलोभन देने का एक करप्ट प्रैक्टिसेस है कि आप फ्रीबीज के सहारे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और अधिकतर प्रलोभन झूठे होते हैं। अब फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में क्या फ़र्क है? सबसे पहले, फ्रीबीज में आप इलेक्शन के वक्त वो बात बोलते हैं जो कि नहीं हो सकती है, या हो सकती है तो लिमिटेड तौर पर हो सकती है। दूसरा, आप देखेंगे जितने भी फ्रीबीज हैं, मुफ्त की स्कूटी बांटना, मुफ्त के कलर टीवी बांटना, मुफ्त की साइकिल बांटना, इससे क्या हम अपनी जनता को परिजीवी न तो नहीं बना रहे हैं, पैरासाइट तो नहीं बना रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मेरे को लगता है अब ये समय आ गया है कि इसके बारे में बहस जारी रहे और हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। जहां तक वेलफेयर स्कीम का सवाल है, भारतवर्ष हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का मतलब है जो वो स्कीम्स हैं वो एक ऐसे तबके के लिए जो कमज़ोर तबका है, ये उनको वोटर को लुभाने के लिए नहीं है, और साथ में इसमें विकास का भी साथ में ध्यान दिया गया है। सबको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर देश का, राज्य का विकास होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा सबको मिलता है। अगर विकास होता है तो नौकरी अपने आप आएंगी, विकास होता है तो रोजगार मिलेंगे, विकास होता है तो काम धंधे चलेंगे, और हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार भी होगा। तो मेरे को लगता है अब समय आ गया है इसके बारे में एक गहन बहस छिड़े, और अपने मतदाताओं को भी हम एक शिक्षित करें कि हमें फ्रीबीज के चक्कर में वोट अपना नहीं देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट देना है। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास और केवल विकास, और आज 11 साल के बाद वो विकास हमें देखने को मिल रहा है, और उस विकास का फायदा हर वर्ग को भी मिल रहा है। अनिल सर, मेरा एक यहाँ पर सवाल है, देखिए मैं पूछूंगी तो बिल्कुल अनिरुद्ध जी से जी कि मोदी सरकार आई, विकास हुआ, और शायद उसी विकास के नैरेटिव के अम्ब्रेला के बीच में जाकर मोदी जी पूछते हैं कि हम तो मोदी है तो मुमकिन है। तो आपसे मेरा सवाल है, विकास हुआ, और जैसा आपने शुरू किया कि रेवड़ियों का जो ये शब्द है, ये मोदी जी ने भी कई बार इस्तेमाल किया, केजरीवाल के पर्सपेक्टिव में, तेलंगाना कर्नाटक के पर्सपेक्टिव में। आपने सुना होगा, देयर आर नो फ्री लंचेस, नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग कॉस्ट्स। तो जब आपने आज जो मैनिफेस्टो आया, 25 बड़े वादे किए, उसमें आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है सर, और कल तक आप ही लोग
कह रहे थे कि जो ये वादे हैं नौकरी के, ये संभव नहीं है धरातल पे, और आज आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है। अगर ये मुफ्त नहीं है या देयर आर नो फ्री लंचेस, तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? आप क्या ले लेंगे वोटर से 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर? नहीं, देखिए, ये बड़ा अच्छा आज का आपने विषय रखा हुआ है, फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम। ये वाकई में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें। फ्री बीज क्या हुआ, सपोज करिए कोई बच्चा है, उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, प्रोफेसर साहब, मेरा, ईशान का, किसी का बच्चा है, वो अफोर्ड कर सकता है कि ठीक है वो साइकिल अफोर्ड कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको साइकिल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर तबके का, इसको स्कूल 2 किलोमीटर दूर जाना है और उसके परिवार के लोग साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको साइकिल देना ज़रूरी होता है। ये आता वेलफेयर, क्योंकि हमें उसको उस स्तर पे पहुंचाना है। दूसरा होता प्रोत्साहन करना, कि अगर कोई बच्चा है कि हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, अगर 70% मार्क्स लेके आप आते हो तो आपको ये साइकिल हम देंगे गिफ्ट के तौर पे। तो एक होता प्रोत्साहन करना। रेवड़ियाँ क्या आ जाती हैं कि भाई ठीक है, किसी को भी हम उठाए, एक थोक में साइकिल, इनके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे, सबको दे दिया, बल्कि हम सारे लोग एलिजिबल हैं साइकिल खरीदने के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये बात देखिए 2014 के पहले का और 2014 के बाद की हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए। और वेलफेयर स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में क्या है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिलता है, इसका मतलब उसको एक घर मिल गया। अब उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर क्या आएगा, उज्ज्वला से सिलेंडर मिल गया उस गरीब व्यक्ति को, उसको क्या कहते हैं शौचालय दे दिया गया, या साथ में उसको हर घर से पानी पहुंचाने की सुविधा दे देगी मुफ्त में, उसको बिजली पे कुछ सब्सिडी दे दी गई कि कम आपको लागत में बिजली आपको मिल जाएगी। साथ में आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक, ये हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स उसको दिया गया, घर दिया गया, शौचालय दिया गया। लेकिन दिया किसको दिया गया, ये मुझे नहीं दिया गया, यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं उनको नहीं दिया गया, वो उनको दिया गया जो वो उस कैटेगरी में कि आप थोड़ा सा उद्यमी दिमाग के बनिए या आप उसमें समय लगाइए, हम आपका टेक केयर सरकार कर लेगी। लेकिन एक ऐसा होता नहीं, हमने उठाया कि वोटर को लुभाने के लिए भी सबको हम उठा के दे देंगे। जो भी 25 वादे हैं, क्या 25 के 25 वादे जो आर्थिक स्थिति है केंद्र और राज्य की, उस लिहाज से 25 के 25 वादे पूरे हो सकते हैं? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि 2014 के बाद जितने वादे किए गए, ये बार बार अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिद्धि से संकल्प जो लिया गया वो मोदी जी बार बार करते, संकल्प से सिद्धि की ओर, और पूरे किए गए। मैं बताऊं कैसे। अगर कोई चीज़ होता है, जैसे एक होता है कि नहीं, अब बोलने के लिए कुछ भी बोल दिया जाए कि भाई हम 10 करोड़ नौकरी दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, लेकिन क्लासिफाइड किया जाता है किस किस क्षेत्र से रोजगार दिया जाएगा, कैसे कैसे रोजगार। सर, आपने उसकी बात कही है, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल, क्योंकि सरकार से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपने सबसे पहले लिखा 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार तो क्यों नहीं दिए 20 साल तक? कहाँ आई इंडस्ट्रीज? नहीं, क्यों नहीं, मैं बताऊं इंडस्ट्री कैसे नहीं आई वहां पे। सर, कहाँ आई इंडस्ट्री? आप ये देखिए कि 2005 के, अगर बिहार की तुलना करें 2005 के पहले, 2005 के बिहार में आज का बिहार, अगर लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है, सड़कों में फर्क है। अब मैं सर, रोजगार कैसे, देखिए मैं रोजगार कैसे, सपोज करिए कि 5500 बेड का वहाँ पे MCH वो हॉस्पिटल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, आप ही से इस पे सवाल। अरे मैं वही बता रहा हूँ, बस 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे बजरी, बालू, पत्थर या लोकल लेबर कहाँ से आएंगे? वो दिल्ली से नहीं जाएंगे, बाहर से नहीं जाएंगे, वहीं 100 किलोमीटर के रेडियस से लोग आएंगे। तो सबसे पहले क्या बना, जब हॉस्पिटल बना तो लोकल रोजगार डेवलप हुआ। जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया तो वहाँ पे चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे लोकल ऑफिसर्स हो, वो सारी नियुक्ति कहाँ से होगी? लोकल वहीं से नियुक्ति होगी, एक रोजगार हो गया। अगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनता है तो वह रनवे बनाने के, पेमेंट बनाने के लिए बजरी, बालू, पत्थर, मोरंग, सीमेंट सब कहाँ से जाएगा? लोकल वहीं से जाएगा। मैं ईशान जी से पूछ लेती हूँ जी कि कितना काम किया ईशान जी ने, कि ये ना होगा कि भाई हम जब जाएंगे बिहार तो ये बताएंगे क्या नहीं काम किया। ईशान जी, एक बात बताइए, माँ भी क्या करती है कि बच्चा जब रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसको शांत करने के लिए कि भैया चुप हो जा, मुझे काम करने दे, टॉफ़ी दे दी, लैपटॉप दे दिया, फ़ोन दे दिया, बच्चा बिजी हो गया। ये क्या उसी तरह की स्कीम है क्या? फ्री बीज दे दी। और मुझे तो अनिरुद्ध जी की बात से लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि कह रही है कि नहीं करना चाहिए और करती भी है, तो वो तो वही बात है कि हम करें तो
और आप करें तो बहुत अच्छा आपने, हाँ बिल्कुल ठीक बात बोली कि हम करें तो लीला, आप करें तो पाप। ये लोग यही सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो लीला है और हम कर रहे हैं तो अगर पाप आप भी है। कर रहे हैं तो ये तो वही है कि बच्चे को बिजी कर दो, चाहे लॉन्ग टर्म में उस बच्चे के लिए वो मैं वही नुकसानदायक है। बता रहा हूँ, टॉफी आपने भी बहुत और वो अच्छी बात आईफोन बोली, भी। बहुत अच्छी आपने जो उसको कंपेयर किया कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो रोता है तो उसको लैपटॉप दे देती है, टॉफी दे देती है, सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो लॉन्ग टर्म में विच इज नॉट यूजफुल। सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या टीवी चला दिया या व्हाटएवर इट इज, राइट। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे कि उसी सिमिलैरिटी से आप अगर इनकी पॉलिटिक्स देखें, और अभी मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा आपको, आप चलिए 2023 में 2023 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव था, लाडली बहन योजना कब पैसा, सर, मैं कब हिमाचल लॉन्च की भी हुई, बात करूंगी बिल्कुल फिर। बात करेंगे, मैं दोनों में फर्क भी बताऊंगा आपको। कब लॉन्च हुई लाडली बहन योजना? मार्च 2023 में। चुनाव कब थे? नवंबर दिसंबर 2023 में। उसी तरह से, क्योंकि उनको वहां से समझ आ गया कि अगर हम चुनाव से, हम 5 साल कुछ ना भी करें और चुनाव से तुरंत पहले हम एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर लोगों को पैसे देना शुरू कर दें या महिलाओं को पैसे देना शुरू कर दें, गलत नहीं है पैसे देना, लेकिन लॉन्ग टर्म, नहीं, मेरा यही सवाल है, गलत है या नहीं है? हम बात एक तो ये मिनट, कर मैं रहे वही हैं। उसी पे आ रहा हूँ, बीजेपी दोनों बातों पे जवाब गलत है या नहीं है? दोनों बातों पे जवाब दूंगा। आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हम पहले वादा करते हैं। तेलंगाना में हमने वादा किया कि महालक्ष्मी योजना के तहत हम 2,500 रुपए प्रति महीना हर महिला को देंगे, और हिमाचल में भी हमने उसी तरह से वादा किया, कर्नाटक में भी हमने उसी तरह से वादा किया। पूरा नहीं कर हमने पहले वादा किया और उसके बाद नहीं, आप देखिए जाके तेलंगाना में महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 2,500 रुपए प्रति महीना उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है, और तेलंगाना में फ्री बस ट्रैवल है, कर्नाटक में भी फ्री बस ट्रैवल है महिलाओं के लिए। ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जैसे आप हैं, आप महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा मेरे उदाहरण खाते है में आप। पैसे आ जाएंगे, मैं सशक्त हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर आपको फ्री बस ट्रैवल मिल रहा है तो आप अपने रोजगार के लिए जा सकती हैं, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए जा सकती हैं, तो उससे शिक्षा में भी इंप्रूवमेंट आएगी। और जब आप हम अगर घर में बच्चा, राशन देते हैं, बीजेपी और कांग्रेस हो, ईशान जी, मैं तो एज एन इंडिविजुअल आपसे पूछ रही हूँ, मैं एक बार पूरी बात कर लूं, उसके बाद आई थिंक वी कैन डू दैट। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना जो थी वो अगस्त 2024 में लॉन्च हुई, और चुनाव कब था? बिल्कुल उसी साल के एंड में। इसी तरह से बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में कब आए? अभी खातों में आए, 1 महीना पहले, और उसके बाद चुनाव है। हम तो करते हैं चुनाव में वादा करके उसको पूरा करने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग, इनकी डिफरेंस क्या है कि वो चुनाव से जस्ट पहले महिलाओं को पैसा उनके अकाउंट में डाल के उनका वोट लेना चाहते हैं, चाहे उसके बाद उनको पैसा मिले ना मिले। सिलेंडर, क्योंकि उज्ज्वला योजना की बात हुई यहां पर, उज्ज्वला योजना में पहला सिलेंडर मुफ्त दिया आपने, उसके बाद वो सिलेंडर का दाम क्या है? वही 1,000-1,100 रुपए, वो कम तो नहीं हुआ उसके बाद भी। हम वादा कर रहे हैं कि हम 500 रुपए में देंगे, तो उससे एक फर्क है, एक फर्क है कि हम वादा करके अपना वादा पूरा कर रहे हैं, वो वादा करने से पहले ही पैसा भेज दे रहे हैं रिश्वत के तौर पे। बताइए, मेरा मुद्दा यह है कि क्या सही, अच्छा आपकी तीनों की बात सुनकर मुझे एक समझ में आया, और मुझे अभी अब जवाब तीनों से ही चाहिए। हम, बीजेपी क्या करती है? देखिए, बीजेपी स्ट्रैटेजिस्ट है और उस स्ट्रैटेजी में जीतती है। सही गलत की बात यहाँ पे हम चाहते हैं कि हो रही है। कांग्रेस ने भी उसे फॉलो किया, कांग्रेस ने कहा हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, आरजेडी महागठबंधन, तो बीजेपी ने कह दिया हम 1 करोड़ देंगे। सही, हमारा सवाल है सही है या गलत है। तो अब आप एक बात बताइए, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता घरों में, तो हम क्या करते हैं कि मम्मी से पूछ लेते हैं, पापा से पूछ लेते हैं, घर के सबसे बड़े से समझ लेते हैं क्या है। तो जब हम बात पॉलिटिकल सिस्टम की करते हैं, इन 4 पिलर्स की करते हैं, तो वी गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। माय क्वेश्चन हियर इज, क्या ऐसा नहीं है कि हमें इस फ्रीबीज के मसले को फंडामेंटल राइट से जोड़ देना चाहिए? और वो भी क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर। अब सवाल ये है कि सर, अनिल सर, एक सेकंड बस, इसमें आई जस्ट ऐड इट। आपने बोला कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देना चाहिए। जो पीएम आवास योजना है, वो पहले क्या बोलते थे उसको? इंदिरा आवास योजना हमने शुरू की थी। फूड सिक्योरिटी कौन लेकर आया था? फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस पार्टी ने यूपीए के दौरान 2004 से लेकर 2014 के बीच में फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। उसको मोदी जी ने, सिर्फ इतना ही तो फर्क आया ना कि उस राशन के जो थैली थी उस पर अपनी फोटो चिपका देगी, और उसके बाद अपना ही वो उसमें प्रचार करने का काम कर रहे हैं। हाँ। तो जो सोशल सिक्योरिटी के काम अब से नहीं, 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ, आपको मैं एक बड़ा फैक्ट बताता हूं, आपके व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए वो फैक्ट, कि हमारा जो बजट है वो ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम था, उसके आसपास था। और उस बजट को हम, जब हम देश आजाद हुआ था, हमारे जो
अब बोलना नहीं चाहिए, जो हम ग्रेन मंगवाते थे बाहर से, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे खाना भी, वो जो हमारे सेल्फ रिलायंस का भाई, जब नेहरू जी ने इस देश में बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान हैं, जैसे ओएनजीसी हो गई हमारी, आपके बाद इसरो हो गई, उसमें बीएचईएल हो गई, उसमें बीईएल हो गई, इस तरह की जब ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप उन्होंने किया, वेलफेयर सिक्योरिटी की जो वेलफेयर स्कीम से लेकर आए, वो उसी के बाद से सेल्फ रिलायंस बढ़ी। 3 दशकों में क्या हुआ कि हमने सोशल सिक्योरिटी को तो बहुत पीछे छोड़ते हुए, आप सर एक बात बताइए, विल यू जस्टिफाई गोल्ड दिया जाए, टीवी दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए, आपके यहाँ से मंगलसूत्र दिया जाए, अगर लैपटॉप किसी बच्चे को पढ़ने के लिए दिया जाए जिसको जरूरतमंद हो, तो बिल्कुल दिया जाए, सेटअप किया जाए, क्यों ना दिया जाए? नहीं, पहले स्कूल सेटअप। अच्छा ईशान जी, आपकी शादी हो गई? मैं आदित्य जी, मैं इसमें दूसरी बात बोलूंगा कि वेलफेयर स्टेट है, देना चाहिए, और अगर आप आंकड़ों की बात करती हैं और तथ्यों की बात करती हैं, आप तो सर बिहार का बता दीजिए कि मैं देश उससे पहले कितना- दूसरी बात जी। करूंगा। इन्होंने अन्न की बात की, जो 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरण जी, हो रहा जी। है। आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता है। याद कीजिए, काला हांडी कितने लोग भूख से मरे थे, वो वही वाला रेजीम था। ईशान जी, आपको मैं याद दिला दूं, आज हमारे देश में भूखमरी से कोई नहीं मरता है। उसके अलावा हमारे देश में क्योंकि हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए, लेकिन हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आप ये भी बताइए साथ में कि कांग्रेस खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आई, और इसीलिए उसमें लोगों को अनाज मिला, मुफ्त अनाज मिला, और इसीलिए आज कोई भूखा नहीं सोता अच्छा, है। अब दूसरी ठीक बात, है, मैं प्रधानमंत्री जी ने उसको कंटिन्यू किया, मैं इसकी भी सराहना करता और हूं। 80 करोड़ अपनी लोगों फोटो को चिपका आज दे, भी लेकिन अन्न उसकी वितरण सराहना हो नहीं रहा करता मैं। है। दूसरी बात मैं बोलता हूं, आप कोई भी तथ्य उठा लीजिए, चाहे भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हो या आईएमएफ द्वारा जारी किए गए हो, 28 करोड़ लोग इस देश में पावर्टी रेखा उससे ऊपर आए। और यहाँ पर पावर्टी का मतलब खाली खाना और आवास नहीं है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी की सर, बात मेरा है। तो सवाल आपसे नहीं, मैं भी दूसरी है। बात अब बोल रहा जी। हूँ, जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कल्याणकारी योजना, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन आपकी जेब में कितना पैसा है? अगर आप स्टेट फाइनेंसेस की बात करो, आज तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसी स्टेट्स हैं देश में जिसमें कि काफी वो उधार के बल पे चल रही है। कब तक चलेगा ये? पर फिर भी मेरा ये सवाल है कि मैं तो आपसे, आप तीनों से पूछती हूँ, क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जितने भी एमपीज और एमएलएज हैं, उनके बच्चे और वो खुद, उनका परिवार बीमार होगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर पढ़ना है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, तो आप देखिए रातों रात कैसे बदल जाएगा। सवाल आप ये है, विषय से भटक रही नहीं हैं सर, यहाँ पर। मैं आप लोगों को विषय पे ला इसलिए रही हूँ कि बीजेपी सही है गलत की बात नहीं है। मैं सवाल सही ये गलत है, की बात नहीं कर रहा। चलो मैं दूसरी बात करता हूं। पॉलिटिकल पार्टी सही चलो नहीं। मैं पॉलिटिक्स की बात भी करता हूं। अगर ये कहां से शुरू हुआ फ्रीबीज का सिलसिला? साउथ से शुरू हुआ, जी। उसके बाद दिल्ली में हमने जी। देखा फ्रीबीज बांटी गई, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। उसका क्या हुआ असर? हमारी दिल्ली की हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स सब चरमरा गए। अब सही क्या है हम सर? उस तरह के फ्रीबीज चाहते हैं? कतई नहीं चाहते। Absolutely नहीं चाहते हम हैं चाहते हैं देश का, राज्य का विकास हो, और इस विकास का फायदा उस राज्य में या देश में हर तबके को मिले, और खास करके जो गरीब तबका है, और खास करके जो हमारे युवा वर्ग है, जो नौकरी के लिए दर दर घूम रहे हैं। ये हकीकत ठीक है, है। लेकिन नौकरी आने में भी समय लगेगा। एक दिन में नौकरियां नहीं आ सकती है। तो 1 सर करोड़ 11 नौकरी साल की हो गए बात ना इन्होंने सरकार की। के, यूपीए नौकरियों को की बात- कितने साल हो गए थे सर, क्यों नहीं आई ये नौकरियां? देखिए, नौकरियां आ रही हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में युवाओं को एक 4 में सरकारी नौकरी का, और जब वो इधर उधर नौकरी करते हैं ना, वो सरकारी नौकरी की चाहत में कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं। रेलवे एक में बात, कितनी भर्ती पेंडिंग है दूसरी बात, रेलवे दूसरी में बात, कितनी भर्ती पेंडिंग है, क्यों नहीं दूसरी भर्ती बात- पूरी होती है दूसरी सर? बात मैं बोलता हूं कि क्यों पेपर आज लीक हो जाते हैं? क्यों? स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मुद्रा योजना है। आप छोटा मोटा लोन लेके अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? 5 लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये देश को, देश के युवाओं को शिक्षित करने की बात है। आज मैं देखता हूं हर एक को यूपीएससी, अरे यूपीएससी नहीं हो गया, कुछ हो गया क्या? पूरे देश के युवा उसके चक्कर में भ्रमित हुए हुए हैं कि हमें तो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या दूसरा कहते हैं अपना काम नहीं करना, पता नहीं फायदा हो कि नुकसान। आप इकोनॉमिस्ट हैं, मेरा फिर एक सवाल है। तेजस्वी यादव को तो छोड़ ही देते हैं कि 3 करोड़ नौकरियां, मेरे को तो आप ये बताइए, क्या इस मैनिफेस्टो के लिहाज से 1 करोड़ नौकरियां संभव हैं बिहार में?
पूरे देश में 75 लाख नौकरियां संभव नहीं है सर सरकारी। मैं अब आप ही की बात का जवाब देता हूं। मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं आता हूं, मैं निष्पक्ष उसका विश्लेषण करता हूं। मैं उस आंकड़ों को समझना चाहती हूं। आंकड़ों बिल्कुल। के हिसाब से बताता हूं। देश आज तकरीबन 6.5-7% की ग्रोथ रेट से विकास दर से बढ़ रहा है। पर कैपिटा कितने डेफिसिट पे हम कितना हम कर्जा लिया हुआ है हमने? नहीं, कर्जा deficit पहले से किसने कम लिया हुआ है। है? पहले से तो और बहुत बिहार ज्यादा का है। पहले से कम हुआ, बहुत कम हुआ। बिहार का कर्जा बिहार बहुत का, ज्यादा है, बिल्कुल। क्योंकि बिहार में जो एक दुशासन रहा उसको एक दिन में तो ठीक नहीं होगा। नीतीश 20 जी सालों में भी नहीं हुआ। नीतीश जी के पास कोई जादू का डंडा तो नहीं है कि वो आए और 5 साल में ठीक कर दिया। नहीं, 20 साल आप से। याद कीजिए, बिहार वही है जहाँ सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए थे, नहीं सर, वहां 20 पर साल। चलना मुश्किल था। और आज हम देखते हैं कि वहां पर बहुत अच्छा वातावरण बन गया, सड़कें दुरुस्त हो गई। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट जब आएगा जब मूलभूत ढांचा का विकास होगा, और मेरे को लगता है उसमें काम हो रहा है। और जो सरकारी नौकरी का मैनिफेस्टो में जो घोषणा में दिया गया है, उसमें सरकारी नौकरियां का मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर बिहार राज्य में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो वहां भी नौकरियां मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 3 गुना इफेक्ट होता है। कितना अगर टाइम हम चाहिए होता है सर इसके लिए? उसमें देखिए जो जी, उसका इम्पैक्ट आने, जैसे 20 साल में उतना नहीं आ पाया, सड़कों पे आया, लॉ एंड ऑर्डर पे आया, पर लॉ एंड ऑर्डर पे आया तो ये एक पलायन नहीं रोक पाए। पलायन नहीं रोक पाए। ये एक्चुअली अर्थात नौकरियां नहीं ये दे पाए। विकास के लिए और नौकरी के लिए या इसमें इन्वेस्टमेंट सड़कों के पे लिए भी एक और बात कारखानों होनी के लिए चाहिए। एक मैं अनुरोध जी, हाँ, एक जरूरी शर्तें होती हैं। उसके बाद जिसे कहते हैं ना टेक ऑफ कर लेंगे। मेरे को लगता है वो मूलभूत जो आधार ढांचा है वो तैयार बहुत हो आपने गया। सही बात कही कि नहीं कुछ बस शर्तें एक होती सेकंड, हैं, 5 सेकंड, टर्म्स एंड सिर्फ कंडीशंस। 5 सेकंड लूंगा अपने बड़े भाई से। सड़कों की बात हुई कि बिहार में आप ही ने पिछले साल अपने चैनल पे कई खबरें चलाई होंगी, पूरे मीडिया में हमने एक खबरें देखी कि एक बारिश में, सर इतना तो नहीं होता है कि 20 साल में अगर आपकी सरकार है तो कम से कम अगर एक बारिश में 25 पुल ढह जा रहे हैं या सड़कों में 50-50 फीट गहरे गड्ढे हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं गड़बड़ से मेरा ईशान जी, मतलब इसका मैं जवाब करप्शन है, इसलिए उसमें दूंगी। करप्शन है तो वो सामने निकल के आना चाहिए। रोड बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, बहुत अच्छी बात है। ईशान जी, मैं ही 5 सेकंड लूंगी बिल्कुल, आपसे। ये बात आपकी भले ही सही हो या नहीं हो, पर मैं इतना कहूंगी कि जब मैं लोगों के पास गई और मैंने उनसे कहा कि वोट चोरी, अरे भाई क्या आप परेशान नहीं है, इतने पेपर लेके बैठे हैं, मैंने उनके साथ खड़े होकर बात की तो उन्होंने कहा वोट चोरी समझती हैं आप? ये मुझसे कहा है पटना में आज से 1 महीने पहले जब रिपोर्टिंग में गई कि आप वोट चोरी समझते हैं क्या होता है? वोट चोरी होती थी लालू के राज में, जब बैलेट के बैलेट उठा लिए जाते थे। मैं सड़क जब की बात कर रहा था, हाँ वोट चोरी ठीक पे है, कैसे चले आई एम समझ कमिंग नहीं बैक आया। टू यू। मुझे लगा सड़कों सड़क की- पे मेरे को रिस्पॉन्ड मैं करने सड़क वाली पे भी कर रही हूँ आपको। और ये कहा कि सड़कें थी ही नहीं आपको 160 किलोमीटर जाने के लिए, ये मुझे कहा गया 160 किलोमीटर के लिए 7.5 घंटे लगते थे बैलगाड़ी। मेरी पत्रकार दोस्त है, बिहार में शादी हुई है, वो कहती थी कि मेरी जो मुझे लेके गए, जब कहते हैं सो कॉल्ड डोली लेके गए, तो बोले मुझे ऊंट गाड़ी फील हो रही थी कि मैं कहूँ। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने फील्ड रिपोर्टिंग, मैं 20 साल का अगर साक्षी पुल टूट जा रहा है, भी, मैं साक्षी भी पुल होती टूट जा रहा है थी। तो आप 7.5 नहीं, ईशान जी, मैं तो 70 आप ही जा के पाएंगे। साथ खड़ी हूँ कि नौकरी मैं तो कहाँ पूछ से कह रहा देंगे? हूं, आपसे अगर तो पूछ ही पुल नहीं टूट जा रहा है रही। तो आप अनुरोध जी, 70 पर मेरा नहीं जा मेरा पाएंगे। सवाल एक बात सुनिएगा। सवाल मेरा ये है कि 20 साल आपने नहीं किया, अब आप कह रहे हैं वहां जाके कि भाई बिहारियों को गाली दी जाती है मंचों से और कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार में दी जाती है। ये आपकी स्टाइल है, जबरदस्त है, लोग हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ दिल्ली में यमुना का? देखिए मैं ये भ्रमित करने नहीं, वाली नहीं भ्रमित नहीं। मैं पहली बात तो जब नेहरू जी की बात आती है तो ये लोग ये नेहरू जी के काम गिनाते हैं, इंदिरा जी के काम गिनाते हैं। फिर जब मैं नेहरू जी के बारे में बोलता कि अम्बेडकर जी को चोरी सरवा दिया, मौलाना को जिता दिया, तो ये लोग कहते हैं अच्छा पुरानी बातें मत करो। थर्मल कोर्ट में क्या होता है, कहते पुरानी बात मत करो। तो ये लोग भी पुरानी बातें ना करें तो हम लोग भी पुरानी बातें नहीं करेंगे। बात ये होती जब कोई स्टेट चलता है उसके 3-4 चीज़ें पिलर होते हैं। प्रोफेसर साहब से भी पूछिएगा तो बताएंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा इकोनॉमिक्स का विषय है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गुड गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा होना चाहिए। साथ में अगर कोई हम काम करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। मोदी जी 2014 में आए ये चारों चीज़ें कोलैप्स पड़ी हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल ले लीजिए, 2017 के पहले क्या हालत थी। इसी नोएडा के अंदर गाजियाबाद से गाजीपुर की क्या हालत हुआ करती, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था। आज देखिए नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अभी हमको एक बड़ी कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में और डेटा सेंटर में काम करती, योटा,
उसने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी ग्रेटर नोएडा के अंदर किया हुआ है। अब आप सोचिए अगर 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी करेगी डेटा सेंटर और इन सब चीज़ों में, तो रोजगार कहाँ जाएगा? भारत के ही लोग तो पाएंगे। इसी नोएडा गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब थी। ट्रांसपेरेंसी और होना चाहिए कि टेंडरिंग जो होनी चाहिए, बिहार में हालत क्या थी कि उनके साले को उठा के टेंडर दे दिया। आज सारे पोर्टल से हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% अचीवमेंट इमीडिएट संभव है, बट लोगों की अपेक्षाएं जो होती हैं उन्हीं से होती, जो काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्पीड होना चाहिए। किसी काम में ये नहीं है, यही NH-24 का एक्सप्रेस वे था, रुका पड़ा हुआ था, लेकिन जब मोदी जी केंद्र में आए तो पता चलता है कि एक्सप्रेस वे बन के चला जाता है। स्पीड होना चाहिए काम में, स्केल होना चाहिए। स्केल का मतलब कि पहले 6 किलोमीटर बनता था पर डे, या नहीं बन पाता तो रुका पड़ा था। आज 5-5 हजार बेड के एशिया का बड़ा हॉस्पिटल। बात बताइए ना, आपको भी जयपुर गए हैं या किसी आपके भाजपा शासन? जी जी। वहाँ जैसे जयपुर का जिक्र करूँ अभी, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है। SMS अस्पताल वहाँ का लाइफलाइन है। जी जी जी। ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई। देखिए, मेरा सवाल फिर ये है, क्या भगवान न करे घर में कोई तबीयत खराब हो आपके, तो आप कहाँ लेकर जाएंगे? क्या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे? किसी के भी, किसी भी राज्य। मैं कह रहा हूँ नियर बाई हॉस्पिटल जो भी, वहाँ जाना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इमीडिएट जा सकता ना सर? नहीं, क्यों नहीं जा जो आम आदमी वोट करता है वो तो सरकारी जाएगा, और वहाँ जाके आप देखिए। ये वेलफेयर की जब बात आती इसीलिए कि 5 लाख रुपए को उनको आयुष्मान योजना इसीलिए दिया गया कि आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैक्स में भी जाना है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं पे जाना है, सर एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख तो वो वैसे रखवाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। 5 तो शुरुआत है, उसके बाद आप इन सब चीजों पे नकेल लग चुकी है। इन सब चीजों पे नकेल धीरे धीरे लग रही है। प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगी। नहीं, देखिए, अच्छा, अब गवर्नमेंट स्कूल, क्या आप अपने घर में आपके छोटे मैं तो खुद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल मैं खुद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं। कौन बच्चा नहीं चाहता है कि MBA में एडमिशन लेना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? राहुल गांधी बाहर से पढ़ाई की है, FMS में पढ़ने का लोगों का। राहुल गांधी बाहर से पढ़ाई की है। निर्मला राहुल गांधी अगर IIT नहीं क्वालिफाई कर पाए, हमारी गलती नहीं है। आप देख लीजिए जितने बड़े बच्चे, मैं केंद्रीय मंत्रियों की बात करूं, सब विदेश से, ऑक्सफोर्ड से, इससे उससे पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई, मैं तो लोगों का हम तो सपना मोदी होता जी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एजुकेशन यहाँ दुरुस्त करें। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम देखो ना, IITs देखिए, FMS देखिए। मैं खुद एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का पढ़ा गवर्नमेंट का, और अच्छा खासा वहाँ प्लेसमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं, देखिए 4 चीजें अभी ईशान जी ने एक बात कही कि आपको भी अकाउंट में अगर पैसे आ गए तो आप भी क्या कहते हैं, सशक्त हो जाए। ऐसा नहीं है। आप एक हाईली पेड एम्प्लॉई हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको टैक्स बेनिफिट की जरूरत है। तो मोदी सरकार ने वो इस एक होता है कि किसको टैक्स बेनिफिट चाहिए, और कौन यहाँ झाड़ू पोछा, कौन महिलाएं कौन कर रही हैं, उनको उनके अकाउंट में एक वेलफेयर के थ्रू एक टाइम के हिसाब से, ताकि उनके घर में कोई परेशानी, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। ये हम एक स्ट्रैटेजी के, एक होता है कि किसको क्या चीजें चाहिए आइडेंटिफाई करना हो। देखिए 2 चीजें, चाहे आरक्षण की बात हो चाहे इसमें, हम पिक एंड चूज नहीं। हमने एक बार किसी को आरक्षण दे दिया, अब वो व्यक्ति पिछले दशकों तक ऊपर पहुंच चुके हैं, उनके घर के 5 लोग IAS और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं, लेकिन वो आज भी आरक्षण, अब इसको लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है कि अब जो तबका नीचे है या जो OBCs में फर्दर 200 जो जातियां हैं उनको अब ऊपर लाना है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि उसको विड्रॉ करके उसको चेंज किया जाए। चलिए, नहीं है, छेड़खानी है। चलिए, दूसरी बात है कि अब आप देखिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये खाते में आते हैं, एंड बाय गॉड्स ग्रेस 10,000 रुपये मेरे को जरूरत नहीं है, हो सकता है मेरे किसी को, पर क्योंकि आप सबको, जैसे कि केजरीवाल इज द लेजेंड इन दिस। मैं रिपोर्टिंग पे जाती थी सर, मुझे ऑटो ड्राइवर, रिक्शा, सब क्या कहते थे, फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई। और मैं तो ये भी सवाल करूंगी और इस पे आऊंगी कि आर वी रेडी एज वोटर्स टू रिजेक्ट दी स्कीम्स एंड आस्क द गवर्नमेंट कि स्कूल कॉलेज ये ढंग का बना के दीजिए, आप मिड डे मील साफ दीजिए। आप, हम ही लोग शायद रेडी नहीं। इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब दिल्ली की जनता ने इस इलेक्शन में दे दिया है सर, 3 बार के बाद, वो कि हम फ्री बीज के झांसे में आने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, आप पीछे 1-2 बार कहा आपने कि बीजेपी भी दे रही है, समाजवादी भी, RJD भी, सब फ्री बीज दे रहे हैं। अब देखिए, ये इलेक्शन है और ये पॉलिटिक्स भी है। तो अगर एक पार्टी, अगर सुनिए, अगर एक पार्टी कह रही कि हम ये देंगे, अगर दूसरी पार्टी नहीं देती है तो वो पावर से, इलेक्शन से बाहर हो जाएगी। सबसे पहले अगर देश का विकास करना है, आपकी नीयत अच्छी है, उसके लिए जरूरी है कि आपको पावर में बने रहना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ और मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। आपने प्रैक्टिकल बात बताई, पर मेरा एक बहुत इनोसेंट सा सवाल है कि जैसे मेरी बेटी कहेगी, मुझे नहीं पता, मेरी दोस्त जापान जा रही है घूमने, आप मुझे जापान लेकर जाओगे, मैं नहीं ले जा सकती, तो मैं उसको बिठाऊंगी। मैं कहूंगी, बेटा अपन चंडीगढ़ चल लेते हैं, चल ठीक है, अपन
साउथ में कहीं मैं घुमाने ले जाती हूँ, जापान बेटा हम 2 साल बाद जाएंगे प्लान करके, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, मैं नहीं ले जा सकती। क्या कोई गवर्नमेंट सही गलत के इस पतली सी लाइन में नहीं कह सकती घर घर जाके कि 3 करोड़ नौकरियों जैसा कुछ नहीं है, हम आपको अच्छा सरकारी अस्पताल देंगे, सड़कें देंगे, एजुकेशन देंगे और एजुकेशन मैंडेटरी करेंगे, हर घर से बच्चे को उठा के पढ़ना पड़ेगा। क्या जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान से शुरू आता है ना, भारत क्या है, रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं शुरू कर सकते। कैसे आएगा? अनिरुद्ध जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहले गवर्नेंस को दुरुस्त करना पड़ेगा। आप याद कीजिए बिहार जिसमें जंगल राज होता था, रोज किडनैपिंग होती थी, तो जब तक आप गवर्नेंस को दुरुस्त नहीं करेंगे ये सब चीजें संभव ही नहीं है। गवर्नेंस के साथ आता है लॉ एंड ऑर्डर, उसके साथ आता है सिस्टम। अब देखिए तीनों के ऊपर काम हुआ, तीनों के ऊपर काम हुआ। आज देखिए कि यूपी जो कि एक बीमारू स्टेट कहा जाता था, आज अग्रणी है विकास के अंदर। वही बात बिहार पे भी लागू होती है। बिहार में आज नौकरियां नहीं है, बिहार में पलायन है, बिहार के युवा यहाँ से बाहर जा रहे हैं। उसको दुरुस्त करने में टाइम तो लगेगा। बीमारी बहुत लंबी है, बीमारी आज की नहीं है, पुरानी बीमारी है। उत्तर प्रदेश में आज हम देखते हैं कि 10 साल के बाद आज हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। चाहे आप रोड की दशा देखिए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, एक से एक इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। पार्क्स आ रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं, हब्स आ रहे हैं। क्योंकि दोनों ने बोल लिया, दोनों ने विकास नहीं कर रहे हैं आप। 10 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप और मैं उत्तर प्रदेश में इस समय बैठे हुए हैं। सबकी है, इनकी नहीं, सबकी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरह से सबकी सरकार है, हमारी सरकार है। लेकिन मुझे शर्म आती है इस बात पे, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे शर्म आती है जब एनसीआरबी के आंकड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात करी, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हत्याओं के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मुझे शर्म नहीं, आपने दोनों को नहीं टोका, आपने मेरे को एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। मुझे शर्म आती है इस बात पे जब किडनैपिंग के मामलों में ये एनसीआरबी बोलती है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। रिमांड में जो हत्याएं होती हैं पुलिस रिमांड में, उन पे जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता है तो मुझे शर्म आती है इस बात पे। मुझे शर्म आती है इस बात पे कि जब पिछड़ों की बात होती है, जो पिछड़ों पे अपराध हो रहा है या जघन्य अपराध हो रहा है या रेप के मामले हो रहे हैं और उसके बाद रेप करके हत्या कर दी जाती है, उन मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई रिपोर्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार के बेसिक आंकड़े हैं जो एफआईआर लॉन्च करने पे हो रहे हैं। एक मिनट निशांत जी की बात का मैं जवाब और अब आइए दूसरी बात पे। नहीं आप एक मिनट और पूरा आप फिनिश कीजिए और साथ में अभी अनिरुद्ध भाई ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि राहुल गांधी जी बाहर से पढ़े। कम से कम आपने बोली, हाँ आपने बोली, और उन्होंने बोला कि राहुल गांधी आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, उन्होंने ये बोला। लेकिन प्रधानमंत्री जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री से पढ़े, जो डिग्री जो कोर्स इस देश में ही नहीं है उसकी डिग्री दिखाने का काम करते हैं, और उसको भी क्रॉस करवा दिया गया, उसको भी क्रॉस करवा देते हैं। नहीं, ये बहुत बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आया तो मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री जी को लेके इन लोगों की हमेशा एक नफरत और चिढ़ रहती है। नहीं, चिढ़ नहीं रहती, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं तो इसमें चिढ़ किस बात की है? चाय वाले नहीं पढ़ पाए, एक गरीब का नहीं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, आगे जा सकता है, कैसे नहीं पढ़ सकता है, बाहर उनको कोई नहीं बुलाता तो मैं क्या कर सकता हूं? ये प्रॉब्लम होती है बाहर की यूनिवर्सिटी एक बात बहुत अच्छी बात, आप देखिए दोनों को टोक रही थी, मेरे को बीच में इस तरह से बोलने का मौका मिला नहीं। ये व्यूअर्स भी देख रहे हैं, वो भी मैं यूपी को लेकर, योगी जी जब से सीएम बने हैं, मैं बता रहा हूं 2017 आंकड़ों की बात करता हूं, आप कमेंट करके बताइए इनको कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को मौका तो दे बोलने का, उनको टोकनी नहीं, उनको नहीं टोक रही है। अनइंटरप्टेड आपको मिला था मौका। सुनिए ना, एक ऐड कर रही हूँ, फिर आपको ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बोलना चाहता हूँ, आप उसके बाद मुझसे आपके हक को हम नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, किसी के हक को नहीं मारना चाहिए, मार चुके हैं, किसी के हक को नहीं मारना चाहिए। देखिए देश में एक नया कल्चर चल पड़ा है और वो मोदी सरकार के आने बाद थोड़ा ज्यादा प्रेवलेंट हुआ है, और आर्मी में भी वो हो रहा है। वो है संविदा कर्मी का, यानी कि टेम्पररी जॉब्स का। जब हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं या सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमें जो संविदा कर्मी है यानी कि टेम्पररी वर्कर्स, व्यूअर्स के लिए टेम्पररी वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए। जो हम वादा बिहार में कर रहे हैं कि हम सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, क्यों करेंगे परमानेंट? तेलंगाना में यही वादा इन्होंने किया था, पेंशन मिल सके, जिससे उनको डीए मिल सके,
जिससे उनको जो इंश्योरेंस है सरकार की तरफ से वो मिल सके, ये सब सुविधाएं आप क्या हम चाहते हैं कि परमानेंट नहीं करके करें देना permanent? चाहते हैं। आप ये चाहते नहीं, हम हैं? ये कह रहे हैं हम परमानेंट करेंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की किया था सरकार आपने, में यही प्रॉमिस ये किया था संविदा आपने। कर्मियों को हायर करते हैं, ना उनको पेंशन मिलती है, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है, ना उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। और हमने देखा किस तरह से अग्निवीर में आर्मी के साथ खिलवाड़ करके युवाओं को सिर्फ 4 साल की भर्ती, सिर्फ 4 साल की भर्ती, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये एक अदिति जी, परमानेंट, मुझे नहीं, लगता है बिल्कुल, थोड़ा काउंटर क्योंकि करना चाहिए। सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है ये कोई उस पर अलग से अगर आप बहस सोशल हो सकती वेलफेयर है। की चर्चा मैं करने के लिए मैंने बुलाया आपको है, बोलने तो दिया। अग्निवीर इज नॉट फॉर सुनिए, सोशल वेलफेयर। फिर हम यही बात कर रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज में क्या फर्क है और सही क्या है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं राजस्थान से आती हूँ और आपने जो एनसीआरबी के आंकड़े बताए ना कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ईशान जी आपसे ज्यादा कौन अफेक्टेड है? वहां की जनता। कांग्रेस में अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को दिए थे और मैंने देखा है उसका जो मैजिक हुआ था। हर व्यक्ति बिना पर्स लिए जाता था, कोई घुटना चेंज कराता था, कोई एक्सीडेंट में कुछ कराता था किसी को, बिल्कुल और देना इसकी चाहिए। तारीफ हुई। ये हम वादा कर रहे हैं बिहार में भी देखिए ना, कि सुनिए ना, 25 लाख का आपकी इंश्योरेंस सरकार हम लोगों चली को गई देंगे। थी। सुनिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, बस उसी एनसीआरबी के आंकड़े की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर इम्बैलेंस की वजह से हर राज्य में विधायक सीएम बन गया था, उस वजह से आपकी सरकार फिर भी चली गई। इसलिए विश्वास कीजिए उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा है तो चली जाएगी सरकार। लेकिन अब एक बात एक बात बोलता हूँ आपको, एक सवाल जो आप इन्होंने तीनों से बोला, मुझे पूछना है। सरकारी आंकड़े कुछ और बोलते हैं, ये जो आंकड़े पता नहीं कौन से कोट कर रहे हैं। एनसीआरबी, आप इसका नेशनल क्राइम फैसला रिकॉर्ड कौन ब्यूरो एक बार पढ़ के आइए। इसका फैसला जनता करेगी। वही मैं कह रही हूँ। और अब मेरा जनता एक- ने पहले भी देखिए, फैसला मेरा किया आपसे है। जनता से एक सवाल है, एनसीआरबी छोटा सा शो को वाइंड अप भी करेंगे। 15 सेकंड दे दीजिए। देखिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी सबको पता है। एक होता योगी जी के आने के बाद, देखिए ऐसा सीएम आपको मिला है, एक होता था स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम। बिहार में सबको पता है, आपको भी पता है, इनको भी पता है, ये बोलेंगे नहीं कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, ऑफिस के अंदर फिरौती तय होती थी। एक बच्चा गोलू का किडनैपिंग कर दिया ये जाता तो ईशान था। जी मानेंगे? ये मानेंगे मानेंगे नहीं, वहाँ नहीं। फिरौती ये तय कहाँ होती। निकल और के ये आया? अरे भाई मान लीजिए ईशान जी मानने शहाबुद्दीन में के क्या? शहाबुद्दीन के मानने घर में पे वो फिरौती जा तय रहा होती है। थी। अच्छा, मैं आप इनको बोल हाँ, दीजिए, उत्तर मैं प्रदेश इनके में भी जब क्राइम के आंकड़े से की बात उत्तर करूंगा। प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया। आप देखिए, पूरा उठा के देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्यों? क्योंकि उनको अपहरण का डर लगा रहता था या फिरौती का डर लगा रहता था। आप उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा एग्जांपल है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। काम अगर आप देखिए तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम बढ़ रहा है। आप हाँ, आकांक्षा और अपेक्षा जनता की होनी चाहिए, और होती किससे है? जो पूरी करता है उसी से एक होगी। छोटा सा अगर सवाल का मोदी जवाब जी ने दीजिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्टमेंट हो कोई रहा है कि चलता है, तमिलनाडु कर्नाटक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट? एक्सप्रेस वे पे आप उत्तर प्रदेश का, मैं तो एक और एग्जांपल दे तेलंगाना दिया, में? मैं तो योटा चलिए, का एक मेरा एक एग्जांपल सवाल दे है दिया। आप तेलंगाना तीनों में से। ज्यादा इन्वेस्टमेंट जनता हो रहा के है, बेहाफ एक पे एग्जांपल सर, दिया। जो उत्तर चर्चा प्रदेश में हो जनता रहा की है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बिल्कुल। मेरे व्यूअर्स का एक और सवाल आया। सवाल ये है कि चलिए, रोटी कपड़ा मकान तो ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा, जो भी है, मुफ्त सब हो रहा है। सबसे ज़्यादा आदमी को प्रॉब्लम होती है जब कोई क्राइम हो जाए, छोटा मोटा, घर में कोई ये हो, आसपास गली मोहल्ले में, तो वो जाता है पुलिस के पास और केस भी कर देता है। तो वो केस पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो क्या ये भी एक तरह का वेलफेयर नहीं होता कि दुरुस्त की जाता जुडिशरी भी? और हम गार्ड रखते हैं आजकल प्राइवेट, मैं एक है ना? छोटा सा सुनिए एग्जांपल देता ना, हूँ। सुनिए ना, गार्ड रखते हैं प्राइवेट। मेरे खुद की गुड़गांव में तो आप देखिए क्या स्थिति है, आप लोग सब जानते हैं। हमें वहाँ पे घरों के बाहर सोसाइटी में गार्ड रखना मैंडेटरी, पर्सनल गार्ड। तो क्या ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा दुरुस्त सिस्टम हो पुलिस का, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशरी रिफॉर्म हो? ये भी फ्री वेलफेयर होना चाहिए, ये भी वेलफेयर के अंडर, पर ना जुडिशरी में कोई बदलाव है। अब पुलिस रिफॉर्म में हम कहें कि चीजें बदल गई हैं वो अंग्रेजों से यहाँ, तो मेरा आप तीनों का ये मैं विचार मैं चाहती इस हूँ पे कि आऊं, इसमें मैं क्या इस पे किया आऊं। जाए। आदित्य जी, मैं एक छोटी कोई सी बेसिक बात तो कर ही नहीं रहा है। मैं मैं इस पे आ बहुत रहा बेसिक बात है। तो क्योंकि अगर पुलिस मैं बस ये चाहे, कहूंगी शो वाइंड अप करना है अगर तो मैं 30 बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल 10 30 सेकंड सेकंड, बहुत अच्छा अगर आपने पुलिस किया। चाहे, अगर पुलिस चाहे तो एक मंदिर के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस में भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं, वो भर्तियां भरने का काम सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के हम बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हो रही वो भर्तियां? बीपीएससी की जो पेपर है बिहार में वो लीक हो जाता है, और एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार लीक हो जाता है। गांठ बांध के आएंगे, गांठ मैं बांध के शूट नहीं, करूंगा बस। नहीं शूट नहीं, बिल्कुल आंकड़ों पे बात करूंगा मैं। ठीक है। और साथ ही में, हाँ, और साथ ही में, सेकंड, बिल्कुल मेरे पास दो लास्ट सवाल बात, हैं। बिल्कुल लास्ट बात। पुलिस रिफॉर्म की जो बात किया, भारत न्याय संहिता
पहले इंडियन पिनल कोड था, FIR दर्ज हो जाती थी, एविडेंसेस का पता नहीं चलता था, साल 2-2 10-10 साल खिंचता, अब मैंडेटरी हो गया। आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रही हूँ रिफॉर्म कैसे लाया जाएगा? रिफॉर्म हो रहा मेरी बात पे भारत यकीन न्याय है। संहिता मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो सच बोलूंगा, झूठ तो नहीं बोलूंगा आपसे। मेरे सामने BNS लागू हुआ है, 6 महीने के अंदर उसमें एविडेंस कलेक्ट करना, 6 महीने के अंदर पनिशमेंट करा, अगर कोई कारण होता है तो आफ्टर 6 मंथ आपको। भाई आपको यूपी का बता रहा हूँ, आपके बराबर मैं BNS का बता रहा हूँ, भारत न्याय संहिता कम से मेरा कम। सवाल है, मुझे शो ऑन करना है, 30 मेरे सामने सेकंड एक है। महिला की चेन चोरी हो गई, 2 युवक आए बाइक पे और चेन चोरी करके चले गए। कांग्रेस के प्रवक्ता मैंने उनका सामने पीछा कांग्रेस किया का युवक क्योंकि मैं होगा। गाड़ी में था, मैंने कोशिश करी, नहीं पकड़ पाए हम लोग क्योंकि बाइक को पकड़ना गाड़ी से बहुत मुश्किल है। मैं वापस आया, पुलिस को कॉल किया, पुलिस क्या कहती है कि ये दिल्ली के अपराधी हैं, दिल्ली के चोर हैं, दिल्ली का गैंग है। बस वो बात बोल के वो बात को टाल क्या दिया कहते गया। हैं? आप क्या कहेंगे? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आज से 10 साल पहले कई बार मेरठ में हमें जाना होता था शादी में, वहां रात को 10 बजे के बाद जिनके यहाँ शादी में जाते थे, कहते नहीं रात को नहीं जाना, ना बिहार, ना खतरे यूपी, से ना खाली बिहार, नहीं ना है, यूपी। खतरे से खाली नहीं है, तो कारवां जब बनेगा उस कारवां में आप जाएं। अब वो बात खत्म हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, इसमें कोई किसी को संशय नहीं है। चाहे वो बिहार की बात आंकड़े हो, नहीं कर रहे ना, बिहार सर, वो में बात। आज कोई किडनैपिंग नहीं हो रही है, आंकड़े वो बात नहीं कह रहे। क्राइम मतलब ऑर्गेनाइज्ड उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र एक भी और है, सवाल है राजस्थान मेरा, भी है, भारतीय लेकिन जनता आंकड़े नहीं पार्टी, कह रहे चलिए वो। आपने इतना ही भारतीय जनता पार्टी हो गया, तो एक और मेरा सवाल है आप तीनों से कि भारतीय जनता पार्टी, और ईशान जी आपकी तरफ से पूछ रही हूँ मैं, हाँ बिल्कुल, क्यों आपको आपत्ति आपका रहती काम है वो, मेरी तरफ से नहीं। तो भारतीय जनता मीडिया का पार्टी काम की है एक कि विपक्ष स्ट्रैटेजी बन के सवाल है, पूछना उसका सरकार एक से। परमानेंट वोटर है हिंदुत्व वाला, उसके जैसे लाभार्थी परमानेंट एक सेक्शन है, वैसे ही जैसे एक नियो नेशनलिज्म वाला है। सॉरी, एक जितने भी स्कीम्स हैं वो एक पर्टिकुलर हिंदू या मुसलमान को Absolutely. ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है, उसका फायदा पढ़ाई हर देती वर्ग हूँ को आपको। मिल रहा है, नहीं, चाहे आपको वो मैं पढ़ा आवास देती हूँ। योजना है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सड़क है, क्या सड़क खाली हमें हिंदू वोट यूज दे कर ना। रहा आप है? मेरी बात, सिलेंडर योजना सर, क्या सुनिए सिर्फ ना। हिंदुओं को मिल रही है? ये सर, बात आप- नहीं, ये बात अरे आपकी आप सही सुन नहीं तो है। लीजिए आगे पूरी बात। आपने एक चीज यहाँ पर लिखी है कि भाई आप एक मंदिर बनाएंगे सीता जी का, तो कहीं ना कहीं आप एक वोट बैंक को तो टारगेट कर ही लेते हैं मंदिर के नाम पर। देखिए, क्या वो जरूरत है क्या? नहीं क्यों आज से पहले भी सीता जी को पूरी तरीके से वहां पूजा जाता है, अच्छी बातें बनाए जाए, पर उससे पहले जरूरी है मूलभूत ये सुविधाएं। आप हमसे पूछ रही हैं, मैं खुद अयोध्या का हूँ, रघुवंशी हूँ। हम आप लोग बताइए कितना अयोध्या दर्द के होता क्या था। हालात हैं वहाँ मैं के सुन लोगों लीजिए, के? कितना दर्द होता था हम लोगों को जब राम को हम लोग टेंट में देखा करते थे, हम लोग रोते थे वहां और पे। उन्हीं आंख राम में के आंसू- 200 करोड़ रुपए का आंख गबन में कर आंसू दिया, आते चोरी थे। कर ली, ये उसका तो राम स्कैम को हो गया राम 200 का करोड़ रुपए का। मानते थे। ये रिपोर्ट्स बाहर आई है, अरे, मैंने राम झूठ के- चलिए, एक बार, मैं आप नहीं 30 कह रहा हूँ। सेकंड, निशान जी, ये please। लिखा मैं हम नहीं लोग कह रहा। वहां रोते थे कि बताइए, और पता चलता था कोर्ट में डे बाय डे। आज इन्हीं का समय था कि राम को मुकदमा लड़ना पड़ा कि हमारे राम लला और को उन्हीं मुकदमा- प्रभु श्री राम और के 200 सीता जी करोड़ का रुपए मंदिर चुरा वहाँ लिए। पे अगर सीतामढ़ी में बनता है, देखिए दो चीजें हैं, लोग कहते हैं कि राम Sentiment जुड़ा है नहीं, लोगों दो का चीजें, वहाँ। एक तो हम लोगों की आस्था हिंदुओं की क्यों नहीं होनी चाहिए, आस्था भी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं है, बिल्कुल मानती हूँ, विकास मैं भी खुद होना दर्शन चाहिए। करने जाना चाहती हूँ विकास- जब मन जाए, पर मेरी इशू है कि क्या मूलभूत सुविधाओं से नहीं, पहले क्यों आता नहीं? है क्या मंदिर मस्जिद? नहीं, सवाल ये है। मंदिर तो इकोनॉमिक एक सेंटर भी है। आज अगर अयोध्या का राम मंदिर बना है, आप देखिए वहां पे अयोध्या के अंदर फिर रोजगार ये डिबेट डेवलपमेंट। बहुत दूर चली जाएगी, नहीं। क्योंकि जी। वहाँ के जो दोनों मेरे चीजें- मित्र हैं जो अयोध्या से हैं, वो सिर पकड़ के बोलते हैं कि अरे अदिति जी, वहाँ पर तो हमारी खुद से रोज वो आता है कि आप छोड़िए अडानी अंबानी, और नाम नहीं नहीं, लेना नहीं, बिल्कुल सही चाहिए, बोला घर आपने। छोड़िए। बहुत सही बात बोली आपने। जब आप कि वहाँ विकास के की जो बात locals की करते हैं, जमीन है, वो वो बड़े विकास बड़े चहुमुखी उद्योगपतियों को दी विकास जा होता रही है। है। नहीं, ऐसा चहुमुखी विकास का मतलब कमजोर तबका है, चलिए, उसको भी ठीक फायदा ठीक होना है, चाहिए। अब आप तीनों से ये आखिरी सवाल है और 10-10 सेकंड, क्या फ्रीबीज इस तरीके से मुफ्त में देनी चाहिए, हाँ या ना? जो कोई भी सोशल पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव से पहले अगर आप किसी के एक अकाउंट लाइन। में, महिला के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं और सर, आप ये कह रहे हैं कि मेरा political ध्यान बातें- रखिएगा, सर, आप आप बताइए। उनको रिश्वत देने का काम जिस कर रहे हिसाब हैं। से इस देश में हो रही है, मैं कतई उसके खिलाफ हूं। हर पार्टी को इसको नहीं करना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा कि इसको इलेक्शन कमीशन भी करप्ट प्रैक्टिस इसके अंदर और शामिल सुप्रीम कर कोर्ट दे। भी बीच में आके सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन लेकिन कमीशन welfare का scheme मामला के है, through, लेकिन welfare scheme वेलफेयर होनी स्कीम चाहिए। के लिए कोई रोकने वाला नहीं Welfare है। scheme हम के through कहते हैं जी हमारे गरीबों सारे को, welfare हम schemes कहते हैं आप कि अदिति जी, रोजगार आप देखिए, देंगे, हमारी सारी वो schemes फ्री भी welfare नहीं schemes है, हैं। रोजगार देंगे, विकास होगा तो ठीक। रोजगार आएगा। वेलफेयर स्कीम्स या फ्रीबी स्कीम? देखिए, वेलफेयर स्कीम से लोगों को इंपावर्ड करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पहले एक अकाउंट था, यहाँ जितने लोग बैठे हैं पहले बैंक में खाता खुलवाने जाते थे, उसी बैंक का आपको कम से कम रेफरल चाहिए था, तब अकाउंट ओपन होता था। आज सबसे पहले मोदी जी ने क्या किया, जनधन अकाउंट ओपन कराया लोगों के अकाउंट की। आज और वो खाते खाली पड़े हैं, खाते लेकिन। खाली नहीं पड़े, हमने- Then- खाली then पड़े। देखिए आप स्टेप सभी बाय का स्टेप बहुत हुआ नहीं है, बहुत बहुत Step by- शुक्रिया आप step by सभी का। step। उनका तो देखिए पैसे आपने नहीं है। चर्चा सुनी,
और आज हम कोशिश कर रहे थे कि आपका कंफ्यूजन दूर करें। जब आप वोट करने जाएं तो आप अपने हक के लिए जब वोट करें तो आप सोच समझ के करें कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, जहां तक चर्चा है या हम समझते हैं, बात यही है कि सबसे पहले आपके बच्चे का भविष्य, फ्रीबीज, वेलफेयर स्कीम्स जो भी हों, पर इसका वर्सेस फ्यूचर है। क्या 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका भविष्य तैयार होता है आपके बच्चों का? ये सोचिएगा, क्योंकि एक मूलभूत सुविधा, अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, साफ पानी, ये सब आपकी हक है, ये सब आपका ज़रूरत भी है और आपका हक भी है। इसलिए जब वोट करने जाएं तो सोचें समझें। बाकी आपने सबकी बात सुनी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिएगा अगली बार हम किस पर्सपेक्टिव पे बात करें और उसका राइट पर्सपेक्टिव आपके सामने लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।